हेलो स्टूडेंट, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत इसके पहले के क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख रहे थे कि कब से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुआ। एक उसमें गलती हो गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो टाइम है वह गलत हो गया है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वो जो इसके पहले वाले वीडियो भेजे हैं उसमें गलती से 32 हो गया है, वह 31 है। तो हम लोग इसके पहले यह देख चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तथा तीसरा नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न सामाजिक वर्गों ने किस रूप में स्वीकार किए, या कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने जो प्रारंभ किए थे, जिन अर्थों में प्रयोग किए थे, क्या हमारे भारत के सभी सामाजिक समूहों ने उन्हीं अर्थों में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, या उनकी कुछ विशेष प्रकार की मांगे थी। हमने लास्ट में इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो अगर प्रमुख सामाजिक समूह की बात करें, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी के किताब के अंतर्गत दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत संपन्न किसानों की बात कर रहा है। संपन्न किसान, गरीबों की बात कर रहा है, गरीब किसान की बात कर रहा है, गरीब किसान की बात कर रहा है। उसके बाद व्यवसायी वर्ग की बात कर रहा है। उसके बाद औद्योगिक मजदूर की बात कर रहा है, औद्योगिक मजदूर। और उसके बाद महिलाएं, हमारी भारत की महिलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस रूप में शामिल हुई अथवा नहीं हुई, इसकी भी समीक्षा करने की हमने बात किया था, जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया गया है। तथा सबसे इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है वह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं। या कभी कभी अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछ देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से मुस्लिम वर्ग किस प्रकार सहयोग किया, या क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह शामिल हुआ अथवा नहीं हुआ। तो जो भी प्रश्न आता है इसको हम संपूर्ण रूप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, इसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो के अंतर्गत भी हमने चर्चा किया था कि जो हमारा दलित वर्ग था, दलित वर्ग, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में लिया, तथा अगर दूसरे वर्ग की बात करें तो मुस्लिम वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में लिया। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं कहा जाता है। किताब खोलकर देखेंगे, एनसीईआरटी की किताब खोलकर देखेंगे, उसके अंतर्गत यही मिलेगा। हम यहाँ प्रारंभ करते हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो संपन्न किसान से ही प्रारंभ करते हैं। जब 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान पर समुद्र के जल को उबाल करके नमक बनाए, और इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर जो कर लगाया गया था उस कर का उल्लंघन किए। कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अर्थ के रूप में हम लोगों ने क्या देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नागरिक सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, कोई आदेश होता है, कोई नियम होता है, उसको पूरी विनम्रता के साथ उल्लंघन किया जाता है
उसकी अवज्ञा किया जाता है ताकि सरकार से अपने अनुकूल या औचित्यपूर्ण विधियों का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार से जो सरकारें होती हैं उस पर दबाव बनाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता है। यह निष्क्रिय आंदोलन होता है और महात्मा गांधी ने यह आंदोलन, जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, जो कानून था, जो भारतीयों के विरोध में था, उनकी अवज्ञा करके ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश करना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अनुकूल विधियों का निर्माण करे। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, तो संपन्न किसान इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस रूप में लिया। हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो कानून की अवहेलना करना है, कानून की जो अवज्ञा करना है, वह सत्य और अहिंसा के आधार पर करना है। उसके लिए हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो ही हिंसा शामिल होता है, जितने भी आंदोलन हो रहा है जिसमें भी हिंसा शामिल हो जाता है, तो महात्मा गांधी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। होता क्या है कि यह उच्च वर्ग जो संपन्न किसान हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में प्रारंभ होता है, जगह जगह पर नमक बना करके नमक कर का उल्लंघन किया जाता है, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाता है, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की जाती है। तो इसके अंतर्गत संपन्न किसान क्या करते हैं? तो देखिए, संपन्न किसानों की अगर बात किया जाए, चाहे ये उत्तर प्रदेश के किसान संगठन की बात किया जाए, चाहे गुजरात के पट्टीदारों की बात किया जाए, ये जो संपन्न किसान हैं यह व्यावसायिक कृषि करते थे। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि वैश्विक स्तर पर 1929 में महामंदी आई थी और महामंदी के कारण अनाज के दामों में भारी कमी हो गई, जिसके चलते निर्यात बंद हो गया और जो बड़े संपन्न किसान थे उनके सामान यानी अनाज उत्पाद बिक्री नहीं हो रहे थे, जिसके कारण वह लगान चुकाने में असमर्थ हो गए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में न केवल स्वयं बल्कि अपने सहयोगियों को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किए। लेकिन किस लिए किए? क्योंकि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार, जो मंदी के कारण हम लोगों के उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उचित मूल्य न मिलने के कारण जो लगान हम लोग चुकाने में असमर्थ हैं, उस लगान को वापस ले ले या लगान माफ कर दे। लेकिन जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च सन 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है और गांधी इरविन समझौता होने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं, और यह गांधी इरविन समझौता के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं, तो पुनः जब 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, तो ये संपन्न किसान उस दूसरे चरण में, यानी कि अब पुनः जो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, उस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। अगर दूसरे की बात करें, गरीब किसानों की बात करें, तो जो गरीब किसान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वे पट्टेदार हैं। वह पट्टे पर ज़मीन लेते हैं जिसका भाड़ा चुकाते हैं। ये गरीब किसान क्या करते हैं कि पट्टा उनका अस्थायी कराना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वह पट्टे का जो भाड़ा है वह भाड़ा से उन्हें मुक्ति मिल जाए। और यही कारण है कि वह कम्युनिस्टों को और समाजवादियों को साथ लेकर कई रेडिकल्स आंदोलन करते हैं। किस लिए करते हैं? भाड़ा विरोधी आंदोलन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रहता है कि कांग्रेस यह नहीं चाहती है कि जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान जो आर्थिक रूप से मदद दे रहे हैं कांग्रेस को, और भारत में होने वाले सत्याग्रह में वे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, अगर वह भाड़ा विरोधी आंदोलन में शामिल होते हैं तो बड़े किसान क्या हो जाएंगे? उनसे, कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। और यही कारण है कि जो गरीब किसान हैं उससे लगभग कांग्रेस और गरीब किसानों का संबंध हमेशा अनिश्चित ही रहा। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे व्यावसायिक वर्ग की बात करें, तो व्यावसायिक वर्ग 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला, उस दौरान यह काफ़ी संपदा अर्जित कर लिए होते, व्यापार के माध्यम से
काफ़ी संपदा अर्जित कर लिए थे और यह वर्ग शक्तिशाली हो गया था। यही कारण है कि यह वर्ग अब क्या चाहता था, अब अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए आयात पर वह प्रतिबंध चाहता था। यह चाहता था कि ब्रिटिश सरकार आयात को कम से कम करे ताकि उसकी माल की बिक्री हो सके और उसके लिए उचित मूल्य उसको मिल सके। यही नहीं, वह विदेशी विनिमय प्रणाली जो मुद्रा का विनिमय होता है उसमें भी परिवर्तन चाहते थे। यह परिवर्तन इसलिए चाहते थे कि अगर विदेशी विनिमय मुद्रा प्रणाली को परिवर्तित कर दिया जाता है तो उससे भारत में आयात होने वाले वस्तुओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके चलते आयात कम हो जाएंगे। और यही कारण है कि यह दो संगठनों का निर्माण करते हैं। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1920 में भारतीय व्यावसायिक एवं 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना करते हैं तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना करते हैं। इसको फिक्की के नाम से जाना जाता है। और इन व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से अपने व्यावसायिक हेतु की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। जब पूरे देश में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तो व्यावसायिक वर्ग इस दृष्टिकोण से कांग्रेस को आर्थिक मदद देते हैं तथा विदेश से आयातित होने वाले कपड़े को बेचने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन होगा उससे उनकी व्यावसायिक हितों की रक्षा होगी। लेकिन फिर से वही परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि जब 5 मार्च सन 1931 को जब महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो यह वर्ग दूसरी बार जब जनवरी 1932 में दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है उसमें बहुत ही सशंकित हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारे व्यावसायिक हितों के विपरीत प्रभाव पड़े और ब्रिटिश सरकार हो सकता है कि हिंसात्मक रुख अपनाए, जिसके चलते यह दूसरी बार जब महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तो यह वर्ग शामिल नहीं होता है। अगर हम औद्योगिक मजदूर की बात करें तो औद्योगिक मजदूर, देखिए यहाँ पर लगभग औद्योगिक मजदूर सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर ही रहा। सच बात तो यही है। क्यों दूर रहा? क्योंकि कांग्रेस औद्योगिक मजदूरों की जो मांग थी, कम वेतन की समस्या थी तथा कार्यस्थलों की खराब स्थिति को सुधारने की मांग हो रही थी, यानी वेतन वृद्धि तथा कार्यस्थल में सुधार की मांग कर रहे थे। अगर कांग्रेस औद्योगिक मजदूर को यदि समर्थन करती है, जो वहाँ पर औद्योगिक मजदूर के द्वारा आंदोलन हो रहे थे, तो व्यावसायिक वर्ग क्या हो जाएंगे? कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। और व्यावसायिक वर्ग क्या कर रहे हैं? व्यावसायिक वर्ग कांग्रेस को आर्थिक मदद देने का काम कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है कि औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन को समर्थन दे करके व्यावसायिक वर्ग को अपने से पृथक किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मजदूर आंदोलन होते हैं, जैसे 1930 के गोदी कामगारों की आंदोलन है। इसमें लिखा होगा कि 1932 में गोदी कामगारों का आंदोलन तथा 1930 में दो आंदोलन होते हैं। एक नागपुर में अधिवेशन आंदोलन होता है। 1930 में रेलवे कामगारों का तथा 1930 में रेलवे कामगारों का आंदोलन होता है। लेकिन इनका आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक है। ये लोग चाहते क्या हैं?
जो औद्योगिक मजदूर हैं वास्तव में सभी ने अवज्ञा आंदोलन से तो अपनी दूरी बनाकर रखे हैं। क्यों बनाकर रखे हैं? क्योंकि कांग्रेस औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन को समर्थन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं करना चाहती है कि अगर औद्योगिक मजदूरों को हम समर्थन करते हैं तो व्यावसायिक वर्ग हमसे पृथक हो जाएगा, जिससे आर्थिक मदद मिलना बंद हो जाएगा। और लेकिन उसके बावजूद भी वेतन वृद्धि तथा कार्यस्थलों में सुधार की मांग कर लेकर के औद्योगिक मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया था। हालांकि यह औद्योगिक मजदूर कांग्रेस से पृथक ही रहे। अगर हम कहें महिलाओं की बात करें, जो अंतिम सामाजिक समूह हैं, तो महिलाएं जो संपन्न किसान की घर की महिलाएं थी, लगभग वही महिलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होती हैं। जगह जगह पर शराब की दुकानों पर धरना देती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उसकी पिकेटिंग करती हैं तथा विदेशी सामानों का बहिष्कार करती हैं। इस तरह से अगर कहा जाए तो भारत में महिलाएं भी राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि जिस समय महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, दांडी मार्च कर रहे थे, उस दौरान जहाँ पर भी अपने स्वयंसेवकों के साथ जाते थे तो वहाँ पर महिलाएं, किसान, बच्चे उनको सुनने के लिए आते थे तथा उनकी जो भाषण होता था, महात्मा गांधी जो बातें कहते थे, उससे महिलाएं, किसान और बच्चे बहुत ही प्रभावित होते थे। तो महिलाएं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहा कि कांग्रेस के उच्च पदों पर महिलाओं का अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं महात्मा गांधी यह मानते हैं कि महिलाओं का कार्य घर का है। उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य है बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पालन पोषण करना तथा एक राष्ट्र निर्माण में महिलाएं का योगदान यही रहता है कि महिलाएं एक ऐसे सुसभ्य नागरिक को जन्म दें, सुसभ्य नागरिक बनाए, बच्चों को सुसभ्य नागरिक बनाएं जो राष्ट्र के लिए काम आ सके। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी कोई उत्तरदायित्व देना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका भी जो भूमिका है, महिलाओं की जो भूमिका है, वह भी सीमित स्तरों पर ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत का सामाजिक वर्ग है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है तो अपने अपने दृष्टिकोण से सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ ग्रहण करता है और उसी रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होता है। अगर हम संपन्न किसान की बात करें तो संपन्न किसान लगान के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होता है। यदि गरीब किसान की बात करें तो गरीब किसान जो भाड़ा विरोधी आंदोलन हो रहा है तो वह पट्टे वाली भूमि को भाड़ा नहीं देना चाहते हैं और यही कारण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होते हैं। अगर व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो व्यावसायिक वर्ग क्या चाहता है? विदेशों से जो सामान आयात होकर के आ रहे हैं उसमें आयात में कमी चाहते हैं तथा विदेशी मुद्रा जो विनिमय प्रणाली है उसमें परिवर्तन चाहते हैं ताकि आयात कम से कम हो, जिससे उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा हो सके। अगर हम कहें औद्योगिक मजदूरों की बात करें तो औद्योगिक मजदूरों से तो कांग्रेस वैसे भी दूरी बनाकर रखी हुई थी, क्योंकि अगर औद्योगिक मजदूरों को समर्थन करती है तो संभव है कि व्यावसायिक वर्ग उनसे पृथक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हित एक दूसरे के विरोध में है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के संबंध में तो हमने अभी कहा कि कांग्रेस तथा गांधी का विचार था कि महिलाओं का कार्य घर का काम है और यही कारण है कि उनको महत्वपूर्ण उत्तरदायी पदों पर नहीं रखा गया। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं की बात करें तो देखो, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही एक वर्ग ऐसा रहा है जिसको हम लोग अस्पृश्य मानते हैं, जिसको अछूत मानते हैं, और उसी को हम लोग दलित कहते हैं। 1930 तक कांग्रेस दलितों के संबंध में कोई विशेष कार्य नहीं करती है। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होता है? जब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब महात्मा गांधी लंदन में गए होते हैं और द्वितीय सम्मेलन में शामिल होते हैं तो दलितों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। भीमराव अंबेडकर वहाँ पर दलितों के हित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग क्या है? यानी भीमराव अंबेडकर की मुख्य मांग क्या है? तो जो भारत में निर्वाचन हो रहा है तो निर्वाचन में वह सुरक्षित सीट मांगते हैं या अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं। दूसरा मांग करते हैं वह जैसे शिक्षण संस्थानें हो चाहे नौकरी हो, उसमें वह आरक्षण की मांग करते हैं। महात्मा गांधी और दोनों में यानी भीमराव अंबेडकर में इस बात को लेकर के बहस होता है
लेकिन बहस होने के बाद वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो पाता है। लेकिन उससे पूर्व महात्मा गांधी को यह समझ में आता है कि यदि दलितों के हितों की रक्षा नहीं किया गया और इस प्रकार से दलितों की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्राथमिकता दे रही है, अगर उनकी मांग को मान लिया जाए, आरक्षण को मान लिया जाए, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को पूरा कर दिया जाए, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भारत में जो राष्ट्रवाद के आधार पर हम भारत को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भारत क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। विशेष प्रकार के जो वर्ग उत्पन्न होंगे वह विशेष प्रकार की निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे और इस तरह से भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। यही कारण है कि जो वह दलितों को सम्मान के लिए वह हरिजन पत्रिका का संपादन करते हैं और यह कहते हैं कि हरिजन यानी कि ईश्वर की लोग कहते हैं और उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, उनको जो हरिजन नामक पत्रिका में यह भी लिखते हैं कि जो दलित हैं वह क्या हैं, उनको भी वही अधिकार है, उनको भी सार्वजनिक अधिकार देने की वह बात करते हैं, वकालत करते हैं। चाहे सार्वजनिक तालाब की बात किया जाए, कुआं की बात किया जाए, चाहे मंदिर में जाने की बात किया जाए, तो हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी यह प्रयास करते हैं कि हरिजनों को उनको सार्वजनिक तालाबों पर, सार्वजनिक कुओं पर जाने की इजाज़त दिया जाए। यही नहीं, उन्हें मंदिर में भी जाने की इजाज़त दिया जाए। वो मैला ढोने वाले को सम्मानित करते हैं और खुद शौचालय साफ करते हैं। इस तरह से वह दलित वर्ग को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि दलित वर्ग भारत के जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, जो भारत में एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रहा है, उससे वह पृथक न हो। और यही कारण होता है कि 1932 में महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, यानी समझौता होता है, जिसको महाराष्ट्र के पूना नामक स्थान पर होता है। और यही कारण है कि इसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यद्यपि इस आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस और दलित वर्ग एक दूसरे को शक की दृष्टिकोण से देखते थे और यही कारण है कि दलित वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को पृथक ही रखा, दूर ही रखा। अगर दूसरे सामाजिक समूह की बात करें, मुस्लिम वर्ग की बात करें, मुस्लिम वर्ग की बात करें, अगर मुस्लिम वर्ग की बात करें तो मुस्लिम वर्ग भारत में अल्पसंख्यक था। यहाँ पर बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू था। अगर हम देखते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, ढाका में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होता है ढाका में। यह क्यों होता है? जो हिंदुस्तान के अंतर्गत मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। और लगभग भारत में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं, उन राष्ट्रवादी आंदोलनों से मुस्लिम वर्ग पृथक ही रहता है। यद्यपि यह महसूस किया जाता है कि जब तक से हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, तब तक से भारत की आज़ादी नहीं मिलेगी। यही कारण है कि जब 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो दोनों पक्ष यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच में समझौता होता है और इसी को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में यह भी मैं बताना चाहूँगा कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस दौरान तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन ने जो कार्रवाई किया था, तुर्की पर जब आक्रमण किया था, तो मुस्लिम वर्ग भी यह समझना प्रारंभ कर दिया था कि यह ब्रिटिश सरकार किसी के नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ। उसके बाद खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है और महात्मा गांधी दोनों पक्षों को साथ लाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन किया जाता है। लेकिन 1920 के बाद जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, तो असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के कारण, या कहें कि असहयोग आंदोलन को बिना किसी परिणाम के उसे वापस लिए जाने के बाद पुनः 1920 के दशक के दौरान मुस्लिम लीग कांग्रेस से अपनी दूरी बनाकर ही रखी थी, क्योंकि उस समय हिंदू महासभा जैसे सनातन पंथियों की जो सभाएं होती थी तथा
हिंदू राष्ट्रवाद या कहें कि सनातन संस्कृत को जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए या पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो भारतीय संस्कृत का प्रचार किया जा रहा था, जैसे आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भारत की छवि बनाई गई, जो भारत माता की जो छवि बनाई गई, वह क्या थी? हिंदू सनातन संस्कृत से थी। लेकिन वह छवि के द्वारा यह लग रहा था कि यह क्या है? यह हिंदूवादी राष्ट्र का प्रतीक है। इसके कारण मुस्लिम वर्ग सशंकित था और मुस्लिम वर्ग राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल नहीं होना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह मानता था कि जिस समय भारत आज़ाद हो जाएगा उस समय बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यकों की हितों की अनदेखी करेंगे और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय लगभग सभी ने अवज्ञा आंदोलन से स्वयं को पृथक ही रहा। तो इस प्रकार से हम दोनों वर्ग को देखते हैं कि मुस्लिम वर्ग और दलित वर्ग की बात करें तो ये अपने अपने हितों को देखते हुए वे सभी ने अवज्ञा आंदोलन से लगभग दूरी बनाकर ही रखा था और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से यह सभी ने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं हैं और इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। इसके बाद हम मैप पढ़ाएंगे। मैप के अंतर्गत जो हमने फर्स्ट क्लास के अंतर्गत जो हमने फैक्ट दिया था, वो फैक्ट जितने भी बेहतरीन तरीके से आपको याद होगा उतने ही बेहतरीन तरीके से आपको यह पूरा मैप समझ में आएगा।